हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसकी 10वीं वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इसी अभिलेख में किया गया है। अर्थात यह कह सकते हैं कि यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। कौन सा? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा आपका बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। तीसरा प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका यमुना। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। 4वीं सदी में राजा वासुदेव द्वारा बसाया गया था। कालपी नगर किसके द्वारा बसाया गया था? राजा वासुदेव के द्वारा बसाया गया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक स्थान का शासन था? तो इसका आंसर होगा आपका नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीश कहा था। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता था। भद्रसाल उसका सेनापति था। अगला प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो इसका आंसर होगा आपका पोरस। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी प्रदान किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो इसका आंसर होगा आपका डाइमेकस। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंबिसार की राज्यसभा में भेजा था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य में बड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका मौर्य। मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है और इसका समय 323 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। अगला प्रश्न है,
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो इसका होगा आपका आंसर विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। 10वां प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया है? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया है? तो इसका आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में वर्णित किया था, जबकि जस्टिन ने सेंट्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह भारत में राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाते थे? तो इसका आंसर होगा आपका विष्णुगुप्त। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, विष्णुदत्त नहीं विष्णुगुप्त है। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्यखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र है। कौटिल्य अर्थशास्त्र है क्या है? तो इसका आंसर है आपका शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। शासन के एक सिद्धांतों की एक पुस्तक है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका मित्र। अभी हमने आपको बताया सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है, जिसमें 7वां आपका मित्र है और पहला आपका राजा है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है आपके आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। इसका आंसर आप सभी को हमारी कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ये क्वेश्चन आपके इससे पहले वाले वीडियो में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन थे आपका मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो इसका आंसर होगा आपका मौर्य। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। किसका अंत करके? शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था।
क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नंद वंश का अंत किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसके सहयोग से, चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत कर दिया था। इस प्रकार नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हो गया था। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।